नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं और वरिष्ठ पत्रकार निखिल जवाब देते हैं। तैयार है निखिल? पहला सवाल माय क्वेश्चन टू सौरभ लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा। विनीत यादव पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज नॉट हेल्दी फॉर आवर डेमोक्रेसी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, कि एक ही पार्टी के पास में मेजोरिटी हो, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है? आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर मोदी गवर्नमेंट बट फॉर इंदिरा एंड राजीव रेजिम टू। मैं सिर्फ मोदी के लिए नहीं, इंदिरा और राजीव के भी समय की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसका कोई भी बहुत आदर्शवादी जवाब नहीं दूंगा, बहुत प्रैक्टिकल जवाब दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो भी गठबंधन या पार्टी सत्ता में आए, स्पष्ट बहुमत के साथ आए, ताकि उसके 5 बरस बहुमत के इंतजाम में ना बीते। वाजपेयी साहब बहुत अच्छी सरकार चलाते थे। मतलब जब मैं उसके कैटेगराइजेशन करता हूं तो नेहरू का शुरुआती दौर हो 52 से 57 का, वाजपेयी साहब का दौर हो, नरसिम्हा राव के कई फैसले लिबरलाइजेशन समेत, यूपीए के कई फैसले, एक कंटिन्यूटी दिखती, सातत्य दिखता है 91 से 2007-8 के बीच। लेकिन वाजपेयी साहब को क्या दिक्कत हुई, या यूपीए को भी बाद में क्या दिक्कत होती थी, जो मोदी जी को नहीं हो रही है? अभी साहब फलाने, अभी ममता नाराज हैं, अभी जयललिता नाराज हैं, अभी चंद्रबाबू। अभी मैं शक्ति सिन्हा की किताब पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि जयललिता की नाराजगी की बड़ी बात होती है, उससे ज्यादा तो चंद्रबाबू की लिस्ट हुआ करती थी। लेकिन उनको यह पता था कि बिना पब्लिक में नाराज हुए कैसे बात मनवाई जाए। स्पष्ट बहुमत की सरकार हो, जवाबदेही हो, ताकि आप जिन मुद्दों के आधार पर जनादेश लेकर आए हैं उनको लागू कर सकें, और उनके अच्छे बुरे पर फिर आपको अगला जनादेश मिलता है। लेकिन एक इसमें कैविएट है। कैविएट ये है कि निखिल, आजकल ना नंबर गेम का बड़ा जोर हो गया है। इसका एक जो दूसरा पहलू है, अब वो नंबर गेम क्या है कि साहब यूपी से 80 आते हैं, है ना, और सिक्किम से 1 आता है। लेकिन हो सकता है कि किसी वित्त वर्ष में सिक्किम की जरूरतें ज्यादा हों। तो सिर्फ नंबर गेम आधार नहीं होना चाहिए डेवलपमेंटल वर्क के एलोकेशन का। और नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत सारे फैसले अच्छे और बुरे दोनों हैं, और हम उनकी वस्तुगत समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेके इस गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी अपनाई है डेवलपमेंट को लेकर, उससे मैं काफ़ी हद तक विद्वानों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि संतुष्ट हूं। आपके इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि वो किसी अथॉरिटेरियन लीडर के हाथ में नहीं आती। जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो यही चीज है। आप कह रहे थे कि वो यूपी वाला लॉजिक की 80 और 1 वाला, वो उदाहरण को पसंद भी है। क्या आप बाइफरकेशन या ट्राइफरकेशन में मानते हैं यूपी के? मैं तो बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए। वो तो गिवन है, इनने तो मांगना ही है। झांसी को राजधानी बनवाए बिना ये रुकेंगे नहीं, बस चले तो उरा ही बनवा देंगे। भाई साहब एक बात बताइए, कौन सा राज्य ये चाहता है कि उसे विकास के लिए इमदाद की, खैरात की जरूरत पड़े? बुंदेलखंड में जब मुझे केबीसी में बुलाया था, तब मैंने अमिताभ बच्चन से भी यही बात कही थी। एक लंबे समय तक, हमारे छुटपने तक, तीज त्योहार पे चावल बनता था। बारिश की कमी, आप बांदा, चित्रकूट के कई इलाकों में जाएंगे, मौदा, हमीरपुर के, अभी भी लोगों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है पेयजल के लिए। तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हमारे यहाँ माइनिंग बहुत होती है और स्टोन क्रशिंग बहुत होती है। बाहर से आते हैं, क्रश करके ले गए, आसपास की ज़मीन बंजर हो गई। हमारे यहाँ नेचुरल खूबसूरती बहुत है, लेकिन होता क्या है, आधे हमारे संसाधन एमपी वाले सब ले गए, उन्होंने भोपाल, इंदौर, जबलपुर सुंदर बना लिए, और छिंदवाड़ा, और यूपी वालों ने यूपी में। लेकिन हमारा जो प्यारा बुंदेलखंड है, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, सागर, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, हमें भाई साहब क्या मिला? आप छोटे राज्य इसीलिए तो बनाते हो ना कि उन छोटे राज्यों के साथ अन्याय ना हो। आपने उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड बनाया, बुंदेलखंड भी एक अलग राज्य बनना चाहिए ताकि बुंदेलखंड के लोगों के साथ न्याय हो।
मैं मानता हूं बुंदेलखंड की उसमें डिमांड में, ठीक है। नहीं मैं वैसे भी अच्छा ऑन मोर सीरियस नोट, दो दिस डिमांड इज सीरियस, मैं उसके इलेक्टोरल मैथ को वो कितना सूट करेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी वो बीजेपी के गेम प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है देखिए कि मुझे आप यूपी को ये करो। आप इसकी पहले भी मांग चली है, प्रस्ताव हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार, एक तो मुझे लगता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। एक सांसद 15 लाख 20 लाख की आबादी का, यार आप रोजाना मिलोगे ना तो भी आप हर जगह नहीं मिल सकते हो, रोजाना मिलोगे तब भी नहीं मिल सकते हो। पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, रोजाना आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें, सत्र अटेंड करें, आप अपनी हर पंचायत में नहीं पहुंच सकते हैं 2 बार 5 साल में, इतना काम होता है, इतनी बड़ी है यार, इतनी यूपी बिहार में सघन आबादी है, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़े और प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए बड़े राज्यों में भी बेहतर प्रशासन हुआ है, छोटे में भी, और छोटों में कुप्रबंधन भी हुआ है, हमने देखा है। झारखंड आप देख लीजिए, है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड एक साथ बने, उत्तराखंड में है ना, इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ झारखंड का, लेकिन वहां पे छत्तीसगढ़ में स्थायित्व तो रहा, तो अच्छी बुरी जो भी है नीतियों की कंटिन्यूटी रही। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अब ऐसी ऐसी लोकसभा है निखिल, ऐसे ऐसे जिले हैं, लोकसभा छोड़िए, आप चाहे इधर बीकानेर और इधर की बात करिए, हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां पे आप एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में आपको 4-6 घंटे लग जाए, तो आप बताइए प्रशासनिक दृष्टि से कितना मुश्किल है। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे कांड हो जाता है, ललितपुर, आपने वो झांसी और ललितपुर वाला एरिया देखा है, झांसी ललितपुर एक लोकसभा में आते हैं, और उस लोकसभा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे, इतनी गहरी वो टिप है, वो एक जो चुक्की भीतर घुसी हुई है। तो छोटे राज्य तो होने चाहिए, छोटे राज्य, छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन उसमें यह है कि मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ट्राइफरकेशन होना चाहिए, लेकिन जो लोकसभाओं की बात है ना, वो क्योंकि दूसरों का मैप बिगाड़ती है। कैसे, ये दक्षिण के राज्यों की बहुत पुरानी मतलब शिकायत है कि पॉपुलेशन कम करने का एजेंडा आपने बोला, हमने किया, आप सारी नीतियां, सारे नॉर्थ इंडियन पॉलिटिशियंस जमा होते हैं, वो एक नीति बनाते हैं, उसको लागू करते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते हैं हम, और आप विज़िवी मतलब वो आप वहां पे संख्या बढ़ाइएगा। तो उस एतराज को ये बहुत दुरुस्त एतराज है, मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूं। केरल या तमिलनाडु में जिस तरह से परिवार नियोजन या दूसरी स्कीम्स लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हुई हैं, तो संख्या बल के आधार पर तो वो इसको आप बढ़ाते रहें। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट मेरा निखिल ये है कि यदि हम, ये जो है अभी वस्तु स्थिति है, इसको सुधारा जाना चाहिए, पर फिलहाल तो ये है, तो आप इस पे क्या करोगे रिप्रेजेंटेशन को लेके? तो इसीलिए तो मैं कह रहा था, जैसे वो लोकसभा वाला वो लॉजिक है ना, वो एकदम साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, मतलब वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक और इवॉल्व डिस्कशन के बाद निकलेगा। लेकिन ये तो है ही, अभी तो ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुशाग्र कटियार का सवाल, बीजेपी ऑलवेज टॉक अबाउट राम जी हिंदुत्व, डू यू थिंक दैट द एग्रेशन विद विच बीजेपी टॉक्स अबाउट राम जी इज वेरी अपोजिट टू द एक्चुअल नेचर ऑफ राम जी? Because for me, I cannot say Jai Shri Ram with anger and aggression. I have to say Jai Shri Ram with politeness, with arms joined in bound in posture. देखिए, राम के खूब स्वरूप है। एक राम वो भी है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। एक वो राम है। एक राम वो भी है जो निषाद राज गुहू को गले लगाते हैं, शबरी के बेर खाते हैं। राम को अंततः क्या कहा गया, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे राम जी बहुत पसंद हैं, लोहिया जी को भी बहुत पसंद थे, सबको पसंद होंगे। राम हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ अभिवादन में आज भी सीताराम कहा जाता है, सीताराम भैया, सीताराम फलाने ठिकाने, ऐसे करके। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसको लग रहा होगा कि मैं कैसा धर्म प्रचारक हो रहा हूं। देखिए, राम इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। ये पहला जो शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए रावण का वध किया, और मर्यादा की रक्षा के लिए ही अहिल्या का उद्धार या निषाद राजगुह या केवट, वो सब संवाद हैं अलग अलग। अब आप ये देखिए कि राम के नाम पर जो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, वो मर्यादा की और करुणा की कितनी रक्षा करते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल दे दिया सवाल का जवाब। बीजेपी अपने, जो बीजेपी जिस तरीके से राम के नाम का या राम की छवि का प्रचार करती है, वो ऐसा करती है कि वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करे, है ना। इसीलिए ये जो राम मंदिर, आप हमेशा देखो वो वीर मुद्रा,
और जो शुरुआती कैलेंडर छपे थे, मैं तो खुद संघ के विद्यालय से पढ़ा हूं, उस पूरे विचार परिवार से दीक्षित होकर निकला हूं, तो वो वही पोस्टर हुआ करता था, वीर मुद्रा वाला, है ना, चाहे वो राम जी का हो चाहे दूसरों का, क्योंकि उनको था कि हमें कुछ यहाँ पे एक उनका जो हिंदू उभार का कंसेप्ट है वो एक एग्रेशन के साथ आता है ना। तो राम के बहुत सारे स्वरूप हैं, बीजेपी का वो स्वरूप है, क्या वो इकलौता स्वरूप है? माय आंसर इज नो। हाँ, और इकलौते के साथ साथ ये भी है, आप जो सागर वाला उदाहरण दे रहे थे, सागर पे वो कब गुस्सा होते हैं? पहले वो अर्चना करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का लास्ट रिजॉर्ट है वायलेंट होना या गर्म हो जाना। क्या ये पार्टी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे वो कर रही है? नहीं। वीरेंद्र विक्रम सिंह पूछ रहे हैं, इन दिल्ली वी सॉ टू मच हेट स्पीचेस बट इट इज वन साइडेड, बंगाल में हेट स्पीच दोनों तरफ से है। विल यू थिंक इट विल अफेक्ट इन फ्यूचर लाइक दिल्ली रॉयट्स? डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट आई थिंक, कि बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी राजनीतिक हिंसा के, ये सिर्फ मेरे सात्विक मन की एक मंशा लगती है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम पंचायत चुनाव समेत कई चुनाव में देख चुके हैं किस तरीके से दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। चूंकि वहाँ पुलिस ममता बनर्जी के अंडर में है तो उन पर सवालिया निशान ज़्यादा उठते हैं, उठने भी चाहिए। उसके बाद अब वो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीएसएफ के लोग प्रभावित कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं पैरामिलिट्री भेजो, सेंट्रल फोर्सेस को भेजो। तो ये लगातार चल रहा है, इसको लेके कोई मुगालता नहीं कि क्या होगा। शहाब अहमद, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मेरा सात्विक मंशा तो हमारी यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो।